उफ, ये बारिश भी अभी हमारे स्कूल के टाइम नहीं होना था कि अब बिना वजह ऑटो करके जाना पड़ेगा। मेन रोड तक जाते जाते कपड़े की कीचड़ लग जाएगी। सो अलग, आज मैंने नई साड़ी पहनी थी, आज यही बारिश, इस बारिश तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार होती हुई वाड़ी ने आसमान के पानी के रूप में बसर रहते मोतियों को देखकर बुरा सा मुंह बनाया और फिर जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार होने लगी। वाड़ी को बरसात का मौसम जैसे दुश्मन सा लगता था। एक वक्त था जब वाड़ी को बरसात के मौसम को भाता था, उसको इंतजार रहता था करीब कब से बारिश हो। भीगी बारिश में भीगने का वाड़ी का इतना शौक था, वह घंटों बारिश में भीगते नहाते बिता देती थी, वो भी जब तक तो उसके कानों में उसकी माँ की डांट न पड़ जाए। जब वह बारिश में भीगते हुए अपनी कथा के नृत्य का कला प्रदर्शन करती तो मानो लगता था जैसे कोई मोरनी अपने सुंदर पंख फैलाए बारिश में झूम रही हो। और बारिश में भीगने के बाद उसे माँ के हाथ का गर्मा गर्म चाय और साथ में आलू के पकौड़े अपने घर में बालकनी में बैठकर खाने का लुत्फ लेना बड़ी ही पसंद था। एक वक्त था जो बारिश और वाड़ी का साथ चौधरी दमन का सा लगता था, दोनों सहेलियां हैं, लेकिन अब तो वाड़ी की दशा उसके एकदम विपरीत है। आज उसको बारिश से बड़ा दुश्मन कोई नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये बारिश उसके पुराने गहरे जख्मों को कुरेदने आई है, इसकी किस्मत पर आंसू बहाने आई है, उसका मजाक बनाने आई है, पर उस पर हंसने आई है, उससे बीते हुए दिनों की कड़वी यादों का जायजा चखाने आई है। घंटों बारिश के भीगने वाली वाड़ी को आज बारिश एक बूंद भी नागवार गुजरती है। ये बारिश की बूंदें ऐसे उसके दिल पर सैकड़ों वार करती है। वाड़ी ने आज फिर वही छाता छाता उठाया और उसके प्यार की शहद एकमात्र निशानी के पास रह गई थी और घर में ताला लगाकर निकल गई मेन रोड पर की तरफ, जहां उसे ऑटो लेनी थी, और पहुंच गई स्कूल। अभी आटा लेक्चर में ही चल रहा था। बड़ी कक्षा 5 के बच्चों को मोरल साइंस एक चैप्टर पढ़ाने के लिए बिजी थी कि अचानक उसके फोन में घंटी बजी। फोन की स्क्रीन पर मिस्टर महेश का नाम फ्लैट हो रहा था। वाड़ी ने फोन को साइलेंट किया और यह सोचकर घर जाकर फोन करूंगी, फिर ये बच्चों को पढ़ाने लगी। जब तक घर जाने का समय हुआ बारिश रुक जाती तो वाड़ी ने चैन की सांस ली और घर के लिए निकल गई। घर कर फ्रेश हुई, खाना खाया और सोने के लिए लेट गई। आंखें खुली तो देखा शाम के 5 बज रहे हैं। जब अपना फोन उठाया तो याद आया कि अरे, अब जब मैं लेक्चर ले रही थी तब महेश अंकल की कॉल आई थी, तो मैंने फोन करना भी भूल गई। वार्ड ने तुरंत महेश अंकल को कॉल लगाई। हेलो, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, सदा खुश रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? महेश जी ने वाड़ी से उसका हालचाल पूछते हुए कहा। वाड़ी ने उत्तर दिया, जी अंकल, मैं भी ठीक हूँ। सॉरी अंकल, जब आपने कॉल की थी क्लास में थी, घर आकर थक गई तो लेटे लेटे आंख लग गई। अभी याद आया कि आपने कॉल की थी। महेश जी, कोई बात नहीं बेटा, वो मैंने बस इसलिए कॉल की थी, तुम्हारे ऊपर वाले पोर्शन के लिए किराएदार मिल गया है बेटा। वाड़ी, ओ अच्छा अंकल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कौन है, क्या करते हैं? वाड़ी ने तो सत्ता पूर्वक पूछा। ऐसा बताता हूँ बेटा, मेरे एक जानने वाले मिश्रा जी, उनका भतीजा जो किसी कंपनी में काम करता है, हाल में उसका ट्रांसफर यहाँ हुआ तो उसके रहने के लिए घर की आवश्यकता है। उसकी फैमिली तो इंदौर में रहती है, वो अकेले ही सिंगल बंदे के लिए तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन एकदम सही है, इसलिए मैंने उसको यही सुझाव। वाड़ी ने संकोच बस कहा। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन कोई फैमिली वाला शख्स मिल जाता तो अच्छा रहता। आप तो जानते हैं ना कि मैं भी अकेली रहती हूँ, मुझे अपनी सेफ्टी भी देखनी है ना। महेश जी ने, अरे बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर उस लड़के को जानता हूँ। बहुत सीधा और सरल बच्चा है, तुम्हें उसके रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, और फिर हो सकता है वो कुछ समय बाद अपनी फैमिली को भी यहाँ ले आए। वाली, ठीक, मुझे आपकी बात पर विश्वास है, अगर आप कह रहे हैं तो अच्छी ही होगा। महेश जी ने, तो फिर बेटा परसों संडे को क्या मैं उन्हें घर दिखाने ले आऊँ? वाली, ठीक है अंकल, आप ले आइएगा। महेश जी, ठीक है बेटा, चलो रखता हूँ फोन, तुम अपना ख्याल रखना। महेश जी की एक ब्रोकर जो लोगों को किराए पर घर दिलवाने की मदद करते हैं, वो वाड़ी की पड़ोसी भी है। वाड़ी घर में अकेले बोर हो जाती है, इसलिए उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भी ऊपर वाले पोर्शन के लिए किराएदार रख लूं। घर में कोई आएगा तो मेरा मन भी लग जाएगा और एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। इसलिए उसने अपने पड़ोसी और ब्रोकर महेश जी से इस बारे में बात की। महेश जी और अब तक कई किराएदार को वाड़ी का घर दिखाने के लिए ला चुके थे, लेकिन अब तक जितने भी किराएदार आए उन सब फिल्मी बड़ी थी, जिसके लिए वाड़ी का ऊपर वाला पोर्शन पर्याप्त नहीं था, क्योंकि वह पोर्शन सिर्फ एक छोटी फैमिली के रहने लायक ही था। आज संडे तो बारिश देर तक सोती रही। आँख खुली तो देखा आज फिर मूसलाधार बारिश हो रही है, जैसे आज ये बारिश वाड़ी की जान ही ले जाएगी। वाड़ी उठी और उठते ही खिड़की बंद कर दी, जैसे उसे बारिश की एक बूंद से नफरत हो। फ्रेश होकर
अभी न्यूज़पेपर पढ़ते ही गरम गरम नाश्ते का मजा ले रही थी कि अचानक फोन बजने लगा। देखो तो महेश जी का फोन था। वाली, हेलो अंकल, नमस्ते। महेश जी, नमस्ते बेटा, आज मैं शहर से बाहर हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर वो किराएदार को दे दिया है जो आज तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन देखने आने वाला है। वह कुछ देर बाद घर देखने आएगा तो तुम दिखा देना। हाँ, और हाँ, वो तुम्हें आने से पहले फोन कर लेगा। ठीक है बेटा। वाली, ठीक है। अंकल फोन रखते ही डोर बेल बजती है। जैसे ही वाली दरवाजा खोलती है, वह सन्न रह जाती है, उसकी हवाइयाँ उड़ जाती है और पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो तो एक टक उसे देखती रह जाती है और अतीत के समुद्र की लहरें उसके सामने उफान मरने लगती है। बात बात आज से 20 साल पहले की है। नीलम, वाड़ी की माँ। वाड़ी, बेटा आज अपनी सिंगिंग क्लास के जल्दी वापस आ जाना और पैकिंग में मेरा हाथ बटाना। 2 दिन बाद हमें निकलना है, उससे पहले ही सारी पैकिंग हो जानी चाहिए। वाड़ी की माँ गालों का प्यार से हाथ फेरते हुए, ओह मेरी प्यारी भोली सी माँ, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो? मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी और सारी पैकिंग भी करवा दूंगी। माँ को बोलकर वाड़ी अपनी सिंगिंग की क्लास के लिए निकल जाती है। वाड़ी के पिताजी रेलवे के सरकारी कर्मचारी और सभी पिछले हफ्ते ही उनका ट्रांसफर जबलपुर के इंदौर हुआ था, जिसके दौरान उनके परसों की निकलना ही था। वाड़ी देव सिंह और नीलम जी की इकलौती बेटी है और बहुत लाडली थी। दोनों माँ बाप उन पर जान छिड़कते हैं। वाड़ी ने अपनी सिंगिंग क्लास के लिए जल्दी वापस आकर माँ का साथ कर सारी पैकिंग करवाई। आज दिन आ ही गया जब उसको इंदौर के लिए निकलना था। आज सुबह के मौसम बड़ा ही सुहाना था। आसमान के काले बादल की चादर से ढका हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वाड़ी के पिता देव सिंह ने इंदौर के लिए 2 गाड़ी बुक कराई। एक गाड़ी से सारा सामान बांध दूसरी गाड़ी में अपनी पत्नी और बेटी के साथ सवार हो गए। इंदौर पहुंचते पहुंचते मूसलाधार बारिश भी शुरू हो चुकी थी। इंदौर पहुंचकर सरकार की तरफ से मिले क्वार्टर में वाड़ी और उसकी माँ पिताजी एक स्वेट की मदद कर सारा सामान अनलोड किया। वाड़ी ने सारा सामान अंदर क्वार्टर में पटका और दौड़ पड़ी बाहर आंगन की तरफ, क्योंकि उसको जी भर के बारिश में जो भीगना था। वाड़ी की माँ, अरे वाड़ी, पहले सारा सामान घर में सेट तो कर दी थी, कहाँ भागी जा रही है? वाड़ी, अरे माँ, अब तो आ ही गई है, सामान भी सेट हो जाएगा। ये इस साल की पहली बारिश है, इंदौर में भी हवा नहीं हो सकता, मैं बारिश से भीगे बिना रह नहीं सकी। माँ, ओफ, वो पता नहीं बचपना कब जाएगा इस लड़की का। पत्नी की बात सुनकर देव सिंह बोले, अरे नीलम, करने दो उसके अपने मन की खातिर, यही तो उसके दिन में हंसने खेलने के। उधर वाड़ी बाहर आंगन में मोरनी की तरह बारिश में नाचने गाते भीगते हुए खुद को मगन थी। पड़ोस बोला, क्वार्टर सिंह जी के पड़ोस वाला क्वार्टर था। सोहन जी ने उसकी पत्नी आराधना जी का सोहन जी भी रेलवे में ही कार्यरत थे और देव सिंह जी ने उसकी अच्छी मित्रता थी। सोहन और राधाना जी की 2 बच्चे थे, एक बेटा और जीत और उसकी बेटी सीना, जिन्हें वो दोनों खूब लाड प्यार करते थे। अब समय जीत यही कोई 18-19 साल का हो रहा होगा। वाली भी लगभग 1 साल बड़ा, वह भी एक सेकेंड ईयर सामाजिक विज्ञान का छात्र था। वही सीना अभी 10वीं की थी। आराधा जी, जीत की माँ, जीत को आवाज लगाते हुए, जीत बेटा, देव भाई साहब और अपनी पत्नी जी आ गए हैं। इतना लंबा सफर करके वो लोग थके होंगे, जाओ उसको गर्मा गर्म चाय और नाश्ता दे आओ। जीत, माँ थोड़ी देर में रुको ना, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है। आराधना जी, तो क्या हुआ बेटा, अब तुम छाता ले जाओ ना, ऐसे अच्छा थोड़ी ही नहीं लगता। देव भाई जी साहब और नीलम भाभी हमारे पड़ोस वाले क्वार्टर में ही रहने आए हैं और हम उनके चाय नाश्ता भी न पूछे। माँ की बात सुनकर जीत बोला, ठीक है माँ, जाता हूँ। आराधना जी, हाँ हाँ जल्दी जा, तब तक मैं उनके लिए खाने के लिए प्रबंध करती हूँ। बेचारी नीलम भाभी थकी होंगी, आते ही क्या चूल्हा चौका करेंगी। वैसे भी अभी तो उनके पूरा सामान ही सेट करना होगा। जी सुन, तू जा ही रहा है तो उनको बोल देना कि खाना मम्मी भिजवाएंगी, वो बिल्कुल फिक्र न करे। जी ठीक है माँ, बोल दूंगा। आज एक हाथ में चाय और केतली नाश्ता को सामान लिए और दूसरे हाथ में छाता भीगा बारिश की वजह से जमा कर अपने कदम रखते हुए चाय नाश्ता लेकर जैसे ही देव सिंह ने जो क्वार्टर का गेट खोला, खिलता है बाहर आंगन में ही उसकी नजर वाड़ी पर पड़ती है, जो अभी बच्चों की तरह बारिश में बूंदों में खेल रही थी। बारिश की में भीगते हुए कभी गा रही थी, कभी नाच रही थी, तो बस अपने ही में ही मगन थी। इधर वाड़ी की एक नजर देखते ही जीत का दिल तो घायल हो चुका था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसका दिल अब उसका कहाँ रहा गया था। उसकी सांसें जैसे थम सी गई थी। उसकी पूरी दुनिया जैसे एक लम्हे में कैद हो गई थी। वाड़ी की मधुर सुरीली आवाज उसके कानों में संगीत सा रस घोल गई थी और उसका नृत्य देख जीत मन
मयूर भी नृत्य करने लगा। वो बस एक टक वाड़ी को देखे जा रहा था कि अचानक वाड़ी की नजर जीत पर पड़ी है और उसकी पलकें झपकना ही भूल जाती है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि अचानक वाड़ी शर्मा कर अंदर ही भाग जाती है। जीत चाय नाश्ता लेकर अंदर आता है। नीलम और देव सी को प्रणाम करके उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और नाश्ता नीलम को जी को पकड़ा देता है। शिव देवसी जीत को देखते ही बोल उठे, अरे जीत, तुम इतने बड़े हो गए हो, अब तो हमारे कंधे तक आने लगे हो। पिछली बार देखा था तब छोटे से थे। नीलम जी प्यार की जीत के सिर पर हाथ फेरते हुए, सही कहा आपने जी, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। जीत मुस्कुरा देता है और बोलता है, आंटी माँ ने कहा है कि आज आराम करिए, थक गए होंगे, आज माँ आप लोगों के लिए खाना भिजवाएंगी। नीलम जी ठीक है बेटा, हमारी तरफ से आराधना जी के धन्यवाद कहिएगा। हम सामान सेट करते आते हैं उनसे मिलने, बड़े साल हो गए मिले हुए। जी हाँ आंटी, जरूर आइएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ आंटी, नमस्ते। नीलम और देव जी एक साथ खुश रहे बेटा। बाहर निकलते वक्त भी जीत की नजरें उस बस गाड़ी को खोज रही थी, लेकिन उसे वो नहीं दिखी। वहां से उसने घर पर तो आ गया, लेकिन उसका दिल, उसका सुकून, सब कुछ तो जैसे ही छूट गया था। शाम से नीलम जी बाड़ी के घर लेकर जीत के घर गए उसकी माँ से मिलने। बाड़ी देखते ही आराधना जी को उसकी बलैया लेते हुए बोली, अरे अब हमारी बाड़ी बेटी इतनी बड़ी हो गई, जब देखा था तब तो 4 बरस की थी। अपनी मम्मी की पल्लू पकड़कर सारा दिन मम्मी के पीछे पीछे घूमती रहती थी। आराधना जी की बात सुनकर बाड़ी मुस्कुरा दी। जीत ने जैसे ही बाड़ी का नाम सुना उसके कान खड़े हो गए और वह कभी दरवाजे के पीछे तो कभी खिड़की की ओर और छुप छुप कर बाड़ी को देखता था। एक पल में ही जीत ने की नजरों में भी ऐसी को जादू बाड़ी भी कर दिया था। न चाहते हुए भी उसकी नजरें भी जीत को ढूंढ रही थी। अगले दिन वाड़ी के पिता ने जीत को बुलाकर कहा, जीत बेटा तुम्हारे कॉलेज में क्या अभी भी एडमिशन हो रहे हैं? जीत हाँ अंकल, अभी तो सत्र शुरू ही हुआ है, अभी एडमिशन हो रहे हैं। देव सिंह बेटा, मैं सोच रहा हूँ वाड़ी का एडमिशन भी तुम्हारे कॉलेज में ही करवा देता हूँ। नया शहर, नए लोग, तुम साथ रहोगे तो उसके लिए अच्छा ही रहेगा। देव सिंह के मुंह से अपने कॉलेज की वाड़ी एडमिशन की बात सुनकर जीत का मन गदगद हो गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान झलक उठी और वह बोला, ठीक है अंकल, आप मुझे बताइएगा, मैं मदद कर देता हूँ। देवसी हाँ बेटा, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। देखो मैं तो आज से ही ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे पास तो समय नहीं रहेगा। तुम्हारी आंटी ने इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं वाड़ी का एडमिशन कराने की जिम्मेदारी तो तुम्हें मैं सौंपता हूँ। तुम कल उसे अपने साथ ले जाना और एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी कर लेना। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। जीत ठीक है अंकल, आप निश्चित रहिए, अब सब आराम से हो जाएगा। देवसी ठीक है बेटा। वाड़ी जी को अपने पिता और जीत की बातचीत दरवाजे के पीछे ही सुन रही थी। कल जीत के साथ जाना पड़ेगा सोचकर उसकी धड़कन बढ़ने लगी थी। अमर की यह दौर कुछ होता ही होता है कि अमर की जिस शक्ल से आपकी नजरों से धागे में बांध लिया, वो धागे इतने मजबूत होते हैं कि जिंदगी भर आप उनको चाह कर भी तोड़ नहीं पाते। आज वाड़ी की आंखें में नींद गायब थी। कल कौन से कपड़े पहनूं, जूते कौन से पहनूं, सूट का पर हेयर स्टाइल कौन सा अच्छा लगेगा, दुपट्टा किस स्टाइल में लूं, यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। उधर ऐसे ही कुछ हर जीत का भी था। एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते कब दोनों नींद की वादियों में उतर गए पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो दोनों के मन में एक अलग सा एहसास था। तैयार होकर जीत वाड़ी को लेने उसके घर गया। घर से निकलकर बाहर सड़क तक जाने तक दोनों के बीच खामोशी पसरी हुई थी। वाड़ी जीत के पीछे पीछे नजरें झुकाए चल रही थी। बाहर सड़क से दोनों ने कॉलेज जाने के लिए रिक्शा लिया और चल पड़ी कॉलेज की और रिक्शा की वाड़ी के सुनहरे काले रेशम के से बाल हवा में उड़ते कर जीत के मुंह पर आ रहे थे। अचानक जीत ने बालों को का सिलसिला शुरू करने के लिए वाड़ी से पूछा, आपको कौन सा विषय पसंद है, किस विषय में एडमिशन कहाँ लेना चाहती है? आप वाड़ी की नजरें झुकाए जवाब दिया, जी मेरा विज्ञान की काफी रुचि है, मैं बीएससी से मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ। जीत, और ये तो बहुत अच्छा बात है। दोनों ऐसे ही औपचारिक बातें चीज करते हुए कॉलेज पहुंचे और एडमिशन की सारी प्रक्रिया मालूम की। जीत ने वाड़ी के एडमिशन फॉर्म भरने के लिए कर फीस जमा करवाने तक बहुत मदद की। साथ में जीत ने किसी पास के गांव में कॉलेज में एडमिशन लेने आई एक सीधी सीधी से विकलांग लड़की भी खूब मदद की। जीत की इस बात में वाड़ी के मन में जीत एक पायदान और ऊपर आ चुका था। उसके मन में जीत के लिए एक सम्मान की भावना भी भर चुकी गई थी। जीत था एक ऐसा कॉलेज में आस पड़ोस में किसी की भी मदद की जरूरत होती तो हमेशा सबसे पहले खड़ा मिलता था। इसी तरह कॉलेज आते जाते कभी कॉलेज कैंटीन में तो कभी घर पर वाड़ी और जीत की बातें का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। साथ ही जीत की बहन सीना से भी वाड़ी की खूब पटती थी।
धीरे धीरे उन तीनों की डिग्नी पूरी कॉलोनी की मशहूर हो गई थी। कभी साथ मिलकर दोनों शाम को भट्टा खाने जाते तो कभी गोलगप्पे खाने जाते, कभी साथ मिलकर तीनों लूडो खेलते, कभी कैमरे में तो कभी रात में कैरम में तो कभी रात के कमरे के अंधेरे करके हॉरर मूवी का मजा लेते। तीनों एक दूसरे में खूब घुल मिल गए थे। वाड़ी और जीत दोनों मन ही मन एक दूसरे के लिए एक अलग एहसास है, ये बात वो दोनों को ही जानते थे, पर खुशी कभी खुली और पर दोनों ने ही जाहिर नहीं किया। एक दिन शाम को वाड़ी उछलती कूदती मस्त मगन यूं ही जीत के घर गई तो मगर एक मधुर संगीत सुनकर उसके कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए और वो अंदर गए तो बिना ही उस मधुर संगीत का आनंद लेने के गई। जीत की नजर जब दरवाजे पर खड़ी वाड़ी पर पड़ी तो वह अचानक से जेब गया और बोला, अरे वाड़ी तुम कब आई, बताया भी नहीं। वाड़ी, जीत तुमने कभी बताया नहीं क्योंकि तुम इतना अच्छा गाते हो। वाड़ी की बात सुनकर जीत मुस्कुराने लगा और बोला, अरे कहाँ वाड़ी, मैं तो बस यूं ही कभी कभार गुनगुना लेता हूँ, मुझसे गाना कहाँ आता है। वाड़ी जी जो खुद भी संगीत की नृत्य के शौक रखती है और पिछले 4 साल के कथक और क्लासिकल संगीत में ट्रेनिंग के लिए अब संगीत की कथक दोनों ने निपुण हो चुकी थी। वह बोली, नहीं जीत तुम सच में बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज में एक जादू सा है। फिर वह हंसते हुए बोली, हाँ मानती हूँ, सो थोड़े ऊपर नीचे हैं, लेकिन तुम अभ्यास करोगे तो बहुत अच्छा गा सकते हो। जीत जी ने जानता था कि बाली की कथक डांसर और क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग ले रखी, परंतु बोल पड़ा, वाड़ी तो क्या मुझे सिखाओगी। जीत की बात सुनी वाड़ी मजाकिया अंदाज से बोली, हाँ जनाब, क्यों नहीं, जितना उसमें आता है उतना ज्ञान हम अपने शिष्य को अवश्य देंगे। और दोनों जोर का ठाका लगाकर हंस पड़ते हैं। अगले ही दिन से दोनों रोज शाम को 1 घंटा क्लासिकल संगीत का अभ्यास करने लगते हैं। संगीत एक दूसरे के और अधिक जोड़ दिया था। संगीत उन दोनों के बीच में वो मजबूत कड़ी बन चुका था जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। कुछ ही महीनों में देखते जीत भी अब काफी अच्छा गाने लगा था। एक दिन वाली ने कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर संगीत प्रतियोगिता का नोटिस पढ़ा तो खुद हुए सुधा सीधा जीत के पास पहुंच गई। वाली, जीत को तुम्हें पता है अगले महीने हमारे कॉलेज में संगीत प्रतियोगिता होने वाली है। जीत, हाँ मैंने पढ़ा था नोटिस बोर्ड पर। वाली ने, तो फिर हम भी भाग लेते हैं ना। जीत हंसते हुए बोले, वाड़ी तुम पागल हो गई हो, मैं कैसे भाग ले सकता हूँ, तुम्हें तो पता है मैं ना, मेरा एक और हिंदुस्तान और मैं तुम्हारा नेपाल। वाड़ी, जीत तुम भी ना, हम भाग ले रहे हैं, बस मुझको इसके आगे कुछ नहीं सुनना। जीत पर वाड़ी पर बहुत कुछ नहीं, अब 1 महीना ना हमारे पास खूब मन लगाकर अभ्यास करेंगे। जीत वाड़ी की बात मान जाता है और दोनों अब रात दिन अभ्यास में जुट जाते। प्रतियोगिता वाले दिन सारे जज और सभी सहपाठी दोनों का संगीत सुन मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और दोनों को प्रथम पुरस्कार और सम्मानित किया जाता है। दोनों खुशी खुशी घर पहुंचते और दोनों परिवार मिलकर पार्टी करते। यूं ही हंसते खेलते 2 साल बीत जा चुके हैं कि फिर से देव सी जी का ट्रांसफर ऑर्डर या गया। ट्रांसफर का नाम सुनते ही वाड़ी और जीत का जान जैसे गले में अटक गई। वाड़ी उस रात खूब जी भर कर रोई। उसने अपने पिता से अभी इंदौर के रहकर अपनी ग्रेजुएशन को पूरी करने की जिद भी की, लेकिन देव सिंह ने साफ बोल दिया कि तुम आगे की पढ़ाई अभी वापस जबलपुर से ही करना, हम तुम्हें अरे कॉलेज में भी ट्रांसफर की बात कर लेंगे। इधर वाड़ी आंसू बह रहा थी, उधर जीत की भी उदास था, लेकिन दोनों के हाथ में कुछ नहीं था। अभी तो दोनों दिलों में प्यार का अंकुरित फूटा ही था, पर खिलने से पहले ही वह मुरझा गया। फिर वो दिन भी आ गया जब वाड़ी के इंदौर से रवाना होना था। उस दिन भी खूब मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो वो अभी दो दिलों के बिछड़ने का शोक मना रही थी। आज आसमान के साथ साथ वाड़ी और जीत का दिल भी रो रहा था। बाहर गाड़ी आ चुकी थी, सारा सामान उसने लाद दिया गया था। जीत का दिल इतना मजबूत कहाँ था कि वो पहले प्यार को खुद से दूर जाते देख सकता था, लेकिन देव सिंह जी ने उसे बुलाया तो उसे आना ही पड़ा। दोनों परिवार वालों को भी बिछड़ने का गम तो था, लेकिन नीलम जी और आराधना जी दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी, लेकिन जीत और वाड़ी तो वो भी नहीं सकते थे। वाड़ी को गाड़ी में बैठते हुए अन्यास की वाड़ी का हाथ जीत के हाथ से टकरा गया। दोनों के दिलों में एक सिरहन सी दौड़ गई, लेकिन दोनों कर भी क्या कर सकते थे। वाड़ी नजरें झुकाए आंखों में पानी लिए गाड़ी में बैठ गए और जीत भी आंखों में पानी लिए
जाते देखकर इंदौर में आने के बाद वाड़ी ने बिल्कुल मन ही नहीं लगता था, वह उदास रहने लगी। हालांकि उसे सेम कॉलेज की दूसरी शाखा में बीएससी नृत्य वर्ष में दाखिल मिल गया था, लेकिन उसने धीरे धीरे कॉलेज जाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि खाना पीना भी काफी कम कर दिया। वाड़ी इंदौर से वापस जबलपुर तो आ गई थी, लेकिन उसका मन वहीं छूट गया था। जीत की दिशा भी उससे कुछ कम नहीं थी। जीत लड़का था, इसलिए उसकी स्थिति किस ने नोटिस नहीं किया, लेकिन वाड़ी की माँ बार बार वाड़ी से उसकी उदास का कारण पूछती तो वह हर बार कोई न कोई बहाना बना देती, माँ की बात टाल देती। वह ऐसा दौर था जब फोन नहीं हुआ करते थे और लोग पत्र माध्यम से एक दूसरे के साथ जुटे रहते थे। शुरू में वाड़ी और जीत की माँ पिताजी एक दूसरे को पत्र लिख कर हालचाल पता कर लिया करते थे, लेकिन वाड़ी और जीत तो वो भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पत्र सार्वजनिक होते थे। जिसका किसी और के हाथों में पढ़ने से खतरा होता था, इसलिए लोग अपनी निजी बातें और भावनाएं पत्रों में लिखने से कतराते थे। समय के साथ साथ वाड़ी और जीत के माँ पिता के पत्रों का आदान प्रदान भी काम होता गया। अब वाड़ी ने समय के साथ खुद को ढाल लिया था, परंतु जीत को वो अपने दिल से कभी नहीं निकाल पाई। उधर जीत भी रात दिन वाड़ी के बारे में सोचता रहता था। जब अब वाड़ी ने बीएससी के बाद बीएड भी कर ली थी, उसी दौरान देवसी की नीलम को उसकी शादी की चिंता भी सताने लगी। लेकिन जब भी कोई रिश्ता आता, वाड़ी रो धोकर पूरा घर सिर पर उठा लेती और हर बार कोई ना कोई बहाना देती। वाड़ी भी थी अपनी माँ के बाप की लाडली बिटिया, इसीलिए उसकी बात मान जाते, पर मन ही मन उन्हें डर सताता रहता था। वाड़ी खुद को एक भवन पे फंसा हुआ महसूस करती थी। न उसकी कभी हिम्मत हुई कि जीत के बारे में माँ से पिताजी से बात करे, न उसकी किसी के रिश्ते को स्वीकार कर पा रही थी। उधर जीत का एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग गई थी, इसलिए उसके माता पिता भी उस पर अब शादी दबाव करने लगे थे। लेकिन जीत था, वह अपनी शादी न करने की जिद पर अड़ा रहता। देखते देखते कई साल के बीत गए। न जीत ने शादी की, न हामी भरी और ना ही वाड़ी ने। लेकिन अभी वाड़ी की उदास बेजान जिंदगी में एक और ग्रहण लगना बाकी था। एक दिन ऐसे ही दिल दहलाने देने वाली खबर सामने आई कि वाड़ी का उसका परिवार पूरी तरह टूट गया। दरअसल सी की तबीयत काफी टाइम से खराब चल रही थी। जब उन्होंने रिपोर्ट कराई तो पता चला कि लीवर कैंसर है, वो भी काफी एडवांस स्टेज का है। इस खबर ने जैसी वाड़ी के जीने की सारी उम्मीद की ही छीन ली थी। डॉक्टर ने साफ तौर पर बोल दिया था, देवसी के पास अब ज्यादा से ज्यादा 1 साल का समय है। अब तो उसके माथे का इकलौती बेटी की चिंता और ज्यादा गहराने लगी थी। उसकी इच्छा थी कि उसके जीते जी उसकी प्यारी बेटी अपने घर के पर ससुराल हो जाए। जब बस मौत के मुंह से जाते पिता की इच्छा के सामने वाली शादी करने की विश हो गई, तो उसे इस तरह आनंद फानन में देवसी और नीलन अपनी बेटी की शादी अपने ही किसी जानकार के बेटे से रचा दी। वाड़ी ने भी 7 फेरों में अग्नि की समझ अपनी अतीत की आहुति दे दी और दिल में पति के अपना लिया। लेकिन वाड़ी की अजीब की इम्तिहान अभी बाकी थी। पहली ही रात को रमेश शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा और दिल में ढेरों अरमानों की सजी धजी सुहाग शेर पर बैठी वाड़ी अपने सारे सपने अरमान तार कर दिए। रमेश का रवैया वाड़ी के साथ नहीं बदला और रही सही कसर रमेश के 2 बहनों ने पूरी की, जो रमेश से बड़ी और अभी तक अविवाहित थी। बात बात पर वाड़ी को ताने देती, उसे हद से ज्यादा टॉर्चर करती। वाड़ी की आंख का आंसू भी बहना मुश्किल हो चुका था, लेकिन बीमार पिता जिसने ले जाने के लिए मौत दरवाजे की घात लगाए बैठी थी, पिता और माँ के हालत देखकर वह सब कुछ चुपचाप सहती रही। शादी के 3 दिन बाद गुजर चुके थे और एक दिन अचानक देवसी जी की मौत की खबर और वाड़ी सी रही जीने की उम्मीद भी साथ ले गई। पिता की मौत के बाद माँ भी बीमार रहने लगी और ठीक 1 माह बाद पिता के पीछे वो भी चली गई। अपनी प्यारी बेटी को जालिम दुनिया में अकेला छोड़ गई। वाड़ी तो जैसे अब जिंदा लाश बन चुकी थी। दिन भर चूल्हे चौके की लगाई रहती, सुबह से शाम तक पति 2 नंदे सास ससुर की सेवा करती, रात में शराब के नशे में धुत होकर आए पति की गंदी उल्टियां साफ करती, उसे मार खाती और सारा दिन सारा अपमान अपने सीने में दफन कर सो जाती। अगले दिन वह जिंदगी चक्री से भांति घूमने लगी थी। फिर अचानक एक रात खबर आई कि शराब के नशे में धुत रमेश की कोई गाड़ी उड़ा ले गई और मौके पर ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। वाड़ी तो जैसे जम हो गई थी। खुद सुख दुख सुखी गम प्यार नफरत, उसके अंदर में सभी भावनाएं एक एक कर दम तोड़ चुकी थी। अब वो क्या आंसू बहाती। पति की मौत से 1 सप्ताह के बाद ससुराल वालों ने वाड़ी को घर से बाहर निकाल खड़ा किया। वाड़ी वापस जबलपुर अपने घर लौट आई। अपने घर आकर
न जाने क्यों उसे एक सुकून सा महसूस हुआ। आज वो भी जी भर के रोए ताकि आंखों का सारा पानी बाहर आ सके। उसने बाद वाली ने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जैसे उसके माँ पिता ने उसके सिखाया था कि जीवन में किसी की बोर में हिम्मत ना हारना। उन्हीं की बात को अपनाते हुए वाली ने एक बार जीने की कोशिश की। एक स्कूल में उसकी टीचिंग की नौकरी भी मिल गई और जिंदगी एक बार फिर से उसने डरे पर चल पड़ी कि आज अचानक उसका अतीत उसके सामने फिर आके खड़ा हुआ। वर्तमान समय जीत की नजर जब वाड़ी पर पड़ी तो आज भी उसके ऐसा ही एहसास हुआ कि जैसे वाड़ी को पहली बार देखने का हुआ था। जीत आज भी वाड़ी को एक टक देखता रहा। अचानक दोनों की तंद्रा भंग हुई। वो वाड़ी सकपाते हुए आई अंदर आई आइए। वाड़ी ने जीत को अंदर आने को कहा और सोफे पर बैठा दिया। भागकर किचन में पानी लेने दौड़ गई, या क्यों कहो अचानक उसे पहले प्यार का 20 साल बाद अपनी आंखों के सामने देखकर अपने आंसू पर काबू ना पा सकी और अपनी बवाएं छुपाने के लिए किचन में आ गई। एक पल को उसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। फिर खुद को समय रखते हुए वो पानी लेकर बाहर आए और सोफे पर हर तरफ सिमट कर बैठ गए। दोनों के बीच एक खामोशी की तोड़ते हुए जीत बोला, कैसी हो वाड़ी? मैं ठीक हूँ, और तुम? जीत, मैं भी अंकल आंटी के बारे में पता चला तब मैं आ न सका। वाड़ी जीत की बात को अनसुना कर बोली, आराधना आंटी और अंकल कैसे हैं? जीत, अब वो उस दुनिया में नहीं है। वाड़ी चौंकते हुए, क्या ये सब कैसे? जीत, बस वाड़ी उन्होंने अपने हिस्से की जिंदगी जी और चले गए। वाड़ी और सीना वो कैसी हैं? जीत, सीना अपने ससुराल में खुश है। वाड़ी, चलो अच्छी बात है, नजरें झुकाते हुए बोली। फिर वह बोली, चलिए पहले मैं आपको घर दिखा देती हूँ, कहकर उठ खड़ी हुई और जीत भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जीत ने ऊपर वाला पोर्शन देखा जो उसके लिए अपर्याप्त था। दोनों ने फिर नीचे का घर बैठ गया। वाड़ी के मुंह से अन्यास की निकल गया, ऊपर वाला पोर्शन एक फैमिली के लिए अपर्याप्त होगा अगर आप अपनी बीवी और बच्चों भी रहना चाहते हो तो। सुनते ही जीत के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान तेर आ गई, आंखें भर आई। जीत की मुस्कान और आंखें की नमी को वाड़ी ने खूब भाप लिया था, लेकिन उसने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। अचानक जीत बोला, मैं अकेले ही हूँ। मैं थोड़ा रुक कर बोला, लेकिन आपके पति और बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे? आज तो संडे है ना? जीत की बात सुनकर वाड़ी थक से रो गई। उसकी आंखें के सामने उसकी शादीशुदा जिंदगी के कड़वे दिन नृत्य करने लगे और उसकी भी आंखें नम हो गई। थोड़ा खुद को संभालते हुए वाड़ी बोली, मैं अकेले रहती हूँ। उसकी आवाज में छुपा हुआ दर्द जीत आज भी महसूस कर पा रहा था, परंतु कुछ पूछने की हिम्मत ना कर सका और अगले दिन शिफ्ट होने का बोलकर वापस आ गया। उस रात दोनों की आंखों में नींद गायब थी, दोनों की आंखें नम थी और आज बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मानो दो प्रेमियों को मिलने की खुशी में आज आसमान में खुशी के आंसू बहा रहा था। अब जीत को इंतजार था सुबह का। अगले ही दिन सुबह ही वह अपने सामान के साथ पहुंच गया वाड़ी के द्वारा। वाड़ी भी आज की छुट्टी ले ली थी और सारा सामान सेट करने की जीत की मदद की। जीत किराएदार और हैसियत से वाड़ी के घर में रहने लगा। अब दोनों खुश थे। जैसे जैसे एक दिन बीतता दोनों एक दूसरे के तिल तिल कर करीब आते, कभी एक दूसरे की मदद करने बहाने तो कभी साथ में खाना खाने के बहाने, कभी मार्केट जाकर घर के लिए शॉपिंग करने के बहाने, कभी साथ में मिलकर घर की सफाई करने के बहाने। अब दोनों पहले की तरह ही एक दूसरे से घुलने मिलने लगे थे। एक माह के बाद अंदर एक दूसरे के सामने दोनों के बीते दिनों की परतें भी खुलने लगी। दोनों ने एक दूसरे के साथ बिछड़ने के बाद की अपनी अपनी अपबीती साझा की। आज पूरा एक माह बीत जीत को वाड़ी के यहाँ हो गया था। आज तक उन दोनों में किराए को लेकर कोई बात नहीं हुई, पर जीत को याद था कि आज माह पूरा हो गया, कुछ न कुछ किराया तो देना ही है। इसलिए मन में एक निश्चय करके वह वाड़ी से पास जाकर बैठ गया और बोला, वाड़ी आज पूरा एक महीना हो गया है मुझे तुम्हारे घर रहते। तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कितना किराया मुझे देना होगा, इसलिए मैं खुद ही किराए की बात करने आ गया। अचानक जीत ने वाड़ी का हाथ अपने हाथों में लेकर लिया और कहा, वाड़ी सालों से अब तक मैं तुम्हारे दिल के एक किराएदार की हैसियत में से रहता आया हूँ, जिसको पता नहीं होता कि कब वो मकान उसे खाली करना पड़ जाए, क्योंकि आखिरकार वो उस किराएदार का एक अपना स्थायी ठिकाना तो नहीं होता ना। लेकिन आज से मैं तुम्हारे जीवन में एक किराएदार की हैसियत से नहीं रहना चाहता। क्या तुम अपने दिल से, अपने जीवन से मुझे एक स्थायी काम दोगी? मेरी जन संगिनी बनकर मेरे साथ जीवन के बचे हुए पल गुजारना चाहोगी? जीत के मुंह से वो लफ्ज सुनकर उसका बरसों से इंतजार था। वाड़ी की आंखों में आंसू झलक उठे। उसने रोते रोते जैसे ही हाँ में सिर हिलाया,
जीत ने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। बरसों पुराने प्रेमियों को मिलन का आज सच में आसमान पानी के रूप में खुशी के आंसू बहा रहा था। आज दोनों ने एक बारिश में भीगकर अपनी जिंदगी की पिछली सभी कड़वी यादों को धो डाली थी। अगले दिन सुबह में एक अलग सी चमक थी, एक अलग सी उम्मीद थी। सूर्य भी मानो दोनों के साथ में देखकर खिलखिला रहा था। आज दोनों ने मंदिर में जाकर हमेशा के लिए दूसरे के हाथ थाम कर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहाँ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी।